न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क जू दुनिया के सबसे मशहूर चिड़ियाघरों में से एक था, लेकिन वहां रहने वाले जानवरों के लिए वो एक सोने का पिंजरा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही चिड़ियाघर के कर्मचारी हलचल शुरू कर देते थे। यहाँ का सबसे बड़ा सितारा था एलेक्स, एक ऐसा शेर जिसे जंगल की परिभाषा नहीं पता थी। उसके लिए घर का मतलब था एक विशाल पत्थरों वाला बाड़ा, जहां पीछे से ठंडी हवा फेंकने वाले एयर कंडीशनर लगे थे और सामने हजारों लोग उसका नाम पुकारते थे। एलेक्स हर सुबह शीशे के सामने अपने अयाल माने को संवारता और दहाड़ने की प्रैक्टिस करता। वो खुद से कहता, एलेक्स, आज तुम्हें फिर से इन लोगों का दिल जीतना है। तुम सिर्फ एक शेर नहीं हो, तुम न्यूयॉर्क का चेहरा हो। जब जू के गेट खुलते तो एलेक्स अपनी सिग्नेचर स्टाइल में खड़ा होता और लोग तालियां बजाते। उसे लगता था कि यही जीवन का चरम आनंद है। लेकिन उसी जू के दूसरे कोने में उसका सबसे प्रिय मित्र मार्टी, ज़ेब्रा, एक अलग ही कशमकश में था। मार्टी का आज 10वां जन्मदिन था। वो अपने बाड़े की ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते थक चुका था। उसने खिड़की की ओर देखा और बुदबुदाया, क्या मेरी पूरी जिंदगी बस इसी गोल घेरे में दौड़ते हुए निकल जाएगी? क्या इन ऊंची दीवारों के पीछे वाकई कुछ बड़ा है? दोपहर के समय एलेक्स, मार्टी, ग्लोरिया और मेलमैन जिराफ एक साथ जमा हुए। मेलमैन हमेशा की तरह अपनी लंबी गर्दन पर एक नया दाग देखकर घबराया हुआ था। ग्लोरिया ने प्यार से उसे डांटा, मेलमैन, तुम पूरी तरह ठीक हो, तुम बस डॉक्टर की कमी महसूस कर रहे हो। ग्लोरिया इस ग्रुप की सबसे सुलझी हुई सदस्य थी। उसे जू की सुख सुविधाएं पसंद थीं। उसे स्पा, पेडिक्योर और ताजे फल मिलना अच्छा लगता था। वो मार्टी की उदासी को नहीं समझ पा रही थी। मार्टी ने उन सब से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अज्ञात द वाइल्ड में जाना कैसा होगा? सुना है वहां आसमान और भी नीला होता है। एलेक्स हंसा, मार्टी, तुम पागल हो गए हो। वाइल्ड जैसी कोई चीज नहीं होती। वहां कोई खाना देने वाला नहीं होगा, कोई मेडिकल केयर नहीं होगी। यहां देखो, हमें स्टेक मिलता है, लोग हमें प्यार करते हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? उसी रात मार्टी की मुलाकात 4 पेंगुइन से हुई, स्किपर, कोवाल्स्की, रिको और प्राइवेट। वे अपने बाड़े के नीचे एक सुरंग खोद रहे थे। सैनिकों, खोदो, हमें इस तानाशाही से आजाद होना है, स्किपर ने आदेश दिया। मार्टी हैरान रह गया, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? स्किपर ने अपनी छोटी आंखों से उसे घूरा और कहा, अंटार्कटिका। चौड़ी खुली जगहें, ठंडी हवा और असीमित आज़ादी। हम यहां सिर्फ मनोरंजन के साधन बनकर नहीं रह सकते। पेंगुइन की इस बात ने मार्टी के अंदर दबी हुई इच्छा को ज्वालामुखी बना दिया। उसने तय किया कि वो कम से कम एक रात के लिए बाहर जाएगा। वो चुपके से जू की दीवार फांदकर बाहर निकल गया। जब सुबह एलेक्स को पता चला कि उसका दोस्त गायब है तो उसके होश उड़ गए। हमें उसे बचाना होगा, वो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। उसे लगेगा कि सड़क पर चलती टैक्सियां बड़े पीले पीले जानवर हैं। एलेक्स, मेलमैन और ग्लोरिया ने मार्टी को ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क की सड़कों पर कदम रखा। रात के समय न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक शेर, एक जिराफ और एक भारी भरकम दरियाई घोड़ा। नज़ारा डरावना और मजाकिया दोनों था। एलेक्स लोगों को डराना नहीं चाहता था। वो तो बस रास्ता पूछने के लिए उनके पास जाता। एक्सक्यूज मी, क्या आपने एक ज़ेब्रा को देखा है? लेकिन लोग उसकी आवाज को भयानक दहाड़ समझकर भागने लगते। आखिरकार उन्होंने मार्टी को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पकड़ लिया। वो कनेक्टिकट जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। मार्टी, तुम वापस चलो, एलेक्स चिल्लाया। मार्टी ने पलटकर देखा। नहीं एलेक्स, मैं देखना चाहता हूं कि दुनिया कितनी बड़ी है। तभी पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। एलेक्स ने उन्हें समझाने की कोशिश की, देखो, हम दोस्त हैं, हम कोई हमला नहीं कर रहे। लेकिन एक पुलिस वाले ने उसे ट्रैंक्विलाइजर गन, बेहोशी की दवा मार दी। धीरे धीरे सब कुछ धुंधला होने लगा। एलेक्स की आखिरी याद एक बूढ़ी महिला की थी जो उसे अपने पर्स से पीट रही थी। जब एलेक्स की नींद खुली तो वो एक अंधेरे और तंग कमरे में था। वास्तव में वो एक लकड़ी के बक्से के अंदर था। चारों दोस्तों को अलग अलग बक्सों में बंद कर दिया गया था। सरकार ने पशु प्रेमियों के दबाव में फैसला किया था कि इन जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास यानी अफ्रीका वापस भेज दिया जाए। जहाज पर रखे बक्सों के बीच से संवाद शुरू हुआ। मेलमैन, क्या किसी के पास कोई एंटासिड है? मुझे समुद्री हवा से एलर्जी हो रही है। ग्लोरिया, मेलमैन, चुप रहो, हम सब मुसीबत में हैं। मार्टी, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मेरी वजह से तुम सब यहां फंस गए। तभी पेंगुइन ने जहाज के कप्तान के केबिन पर धावा बोल दिया। वे जहाज को अंटार्कटिका ले जाना चाहते थे। जहाज की अचानक दिशा बदलने और समुद्र में आए एक भीषण तूफान के कारण चारों बक्से समुद्र में गिर गए। लहरें उन्हें एक अनजान दिशा में बहा ले गईं। एलेक्स एक सुनसान, सफेद रेत वाले समुद्र तट पर पहुंचा। वो अकेला था। उसने रेत में अपना सिर मारते हुए चिल्लाया, मार्टी, मेलमैन,
ग्लोरिया। धीरे धीरे लहरों ने बाकी सबको भी उसी तट पर पहुंचा दिया। शुरुआत में उन्हें लगा कि वे किसी दूसरे जू में आ गए हैं। एलेक्स ने कहा, ये जरूर सैन डिएगो जू है। देखो कितनी हरियाली है, लेकिन यहाँ के रखवाले कहाँ हैं? लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ कोई दीवार नहीं है। यहाँ सिर्फ विशाल पेड़, जंगली फूल और अजीबोगरीब आवाजें थीं। तभी उनका सामना लेमर्स की एक टोली से हुआ। लेमर्स एक अजीब तरह का नृत्य कर रहे थे। उनका राजा किंग जूलियन एक आत्ममुग्ध लेकिन मजेदार राजा था। जूलियन ने कहा, स्वागत है तुम विशालकाय जीवों का। क्या तुम स्वर्ग से आए हो? उसे लगा कि एलेक्स एक रक्षक है जो उन्हें फोसा जंगली बिल्लियों से बचाएगा। मार्टी के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। वो खुले मैदानों में दौड़ रहा था। उसने एलेक्स से कहा, देखो दोस्त, कोई पिंजरा नहीं, हम आजाद हैं। लेकिन एलेक्स के लिए ये नर्क था। उसे सोने के लिए गद्दा नहीं मिल रहा था और सबसे बड़ी समस्या थी भूख। जू में एलेक्स को दिन में 3 बार ताज़ा मांस मिलता था। यहां 2 दिन बीत जाने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। उसकी आंखों में अब बदलाव आने लगा था। उसे भूख के कारण मतिभ्रम हेलुसिनेशंस होने लगा। जब वो मार्टी की तरफ देखता तो उसे ज़ेब्रा नहीं बल्कि एक चलता फिरता प्राइम रिब मांस का टुकड़ा नजर आता। ग्लोरिया और मेलमैन ने कोशिश की कि वे फल खाकर जीवित रहें, लेकिन शेर का शरीर घास या फल नहीं पचा सकता था। एक रात एलेक्स का नियंत्रण पूरी तरह से खो गया। वो नींद में मार्टी की पूंछ चबाने लगा। मार्टी डरकर भागा। एलेक्स, ये तुम क्या कर रहे हो? एलेक्स की आंखें जंगली हो चुकी थीं। उसने दहाड़ मारी, ऐसी दहाड़ जो न्यूयॉर्क के जू में कभी नहीं सुनी गई थी। उसने मार्टी पर हमला करने की कोशिश की। किंग जूलियन ने दूर से देखते हुए कहा, ओह, तो बिल्ली के अंदर का शिकारी जाग गया है। जब एलेक्स को होश आया और उसने देखा कि उसके दोस्त उससे डर रहे हैं तो वो टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो अपने ही सबसे अच्छे दोस्त का शिकार करने जा रहा था। मैं एक राक्षस हूं, एलेक्स रोने लगा। उसने खुद को सजा देने के लिए जंगल के उस खतरनाक हिस्से में जाने का फैसला किया जहां फोसा रहते थे। उसने खुद को बांस की लकड़ियों के पीछे कैद कर लिया ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। मार्टी को बहुत दुख हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी आज़ादी की जिद ने उसके सबसे प्यारे दोस्त को एक जानवर में बदल दिया है। वो एलेक्स को वापस लाने के लिए अकेले ही खतरनाक जंगल में चला गया। जंगल के गहरे हिस्से में फोसा खतरनाक जंगली बिल्लियां ने मार्टी को घेर लिया। मार्टी की जान खतरे में थी। ग्लोरिया और मेलमैन भी वहां पहुंचे, लेकिन वे फोसा का मुकाबला करने के लिए बहुत कमजोर थे। तभी झाड़ियों के पीछे से एक गरजती हुई दहाड़ सुनाई दी। एलेक्स बाहर निकला, लेकिन इस बार उसकी दहाड़ में भूख नहीं बल्कि अपने दोस्तों को बचाने का जुनून था। एलेक्स ने फोसा को डराकर भगा दिया। उसने साबित कर दिया कि वो अपनी प्रकृति को अपनी इच्छा शक्ति से नियंत्रित कर सकता है। उसने मार्टी को गले लगाया और कहा, मुझे मांस नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए दोस्त। पेंगुइन ने एलेक्स की भूख का एक समाधान ढूंढा, मछली। उन्होंने एलेक्स को सुशी खिलाना शुरू किया, जो उसे मांस से भी ज्यादा पसंद आई। अब एलेक्स को किसी को मारने की जरूरत नहीं थी। कहानी के अंत में चारों दोस्त जहाज के पास खड़े थे। पेंगुइन ने जहाज को ठीक कर लिया था। मार्टी ने पूछा, तो क्या हम वापस न्यूयॉर्क जा रहे हैं? एलेक्स ने क्षितिज की ओर देखा और मुस्कुराया, शायद नहीं, अभी तो हमने दुनिया देखना शुरू किया है। न्यूयॉर्क हमारे लिए छोटा पड़ने लगा है। उन्होंने महसूस किया कि आज़ादी का मतलब सिर्फ पिंजरे से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के डरों पर विजय पाना और एक दूसरे का साथ देना है। मेडागास्कर ने उन्हें एक जानवर से एक बेहतर व्यक्तित्व बना दिया था। अब वे सिर्फ जू के प्रदर्शनकारी नहीं थे, वे दुनिया के मुसाफिर थे। जहाज धीरे धीरे मेडागास्कर के तट से दूर होने लगा और किंग जूलियन किनारे पर खड़े होकर नाच रहे थे। चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ थामे नए रोमांच की ओर बढ़ चले।